हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ डीसी सर्किट्स। तो यहाँ हम अपने नेक्स्ट थ्योरम दैट इज़ नॉर्टन थ्योरम है, इसके बारे में स्टडी करने जाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने थेवेनिन्स थ्योरम को कंप्लीट किया है और इससे रिलेटेड जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स थे उसे भी सॉल्व किया है। तो उम्मीद है कि आपको पिछले वाला लेक्चर समझ में आया होगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं नॉर्टन्स थ्योरम को। नॉर्टन्स थ्योरम क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू नॉर्टन्स थ्योरम, एनी लीनियर बायलैटरल नेटवर्क irrespective of its complexities can be reduced into a Norton's equivalent circuit having a Norton's short circuit current IN in parallel with Norton's equivalent resistance RN in parallel with road resistance RL। जैसा कि थेवेनिन्स थ्योरम में आपने पढ़ा था, तो थेवेनिन्स में हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट्स थे? ओपन सर्किट वोल्टेज दैट इज थेवेनिन्स वोल्टेज VTH, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RTH और हमारे पास लोड रेसिस्टेंस RL। और थेवेनिन्स थ्योरम में स्टूडेंट्स जो तीनों थे VTH, RTH एंड RL तीनों सीरीज में थे। बट नॉर्टन्स में क्या होगा? नॉर्टन्स में हम फाइंड करेंगे एक शॉर्ट सर्किट करंट। यहाँ VTH की वहाँ ओपन सर्किट वोल्टेज था, यहाँ शॉर्ट सर्किट करंट है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं IN से। और RN जो है वो नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, RL जो है लोड रेसिस्टर है। बट नॉर्टन्स और थेवेनिन्स में डिफरेंस क्या है कि थेवेनिन्स में सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं VTH, RTH एंड RL तीनों सीरीज में होते हैं। बट नॉर्टन्स में ये तीनों पैरेलल में, जैसा कि आप देख सकते हैं IN नॉर्टन शॉर्ट सर्किट करंट, RN नॉर्टन्स रेसिस्टेंस एंड RL लोड रेसिस्टर, ये तीनों पैरेलल में है। और ये जो है ये करंट सोर्स है, इससे हम इंडिकेट करते हैं नॉर्टन्स करंट को। तो हमें क्वेश्चन फाइंड किया जाएगा कि फाइंड IL करंट फ्लो रोड रेसिस्टर RL। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो कैलकुलेटिव पार्ट है RN नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RN, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस RN, ये सेम वे में कैलकुलेट होता है जैसे हमने पिछले लेक्चर में RTH कैलकुलेट किया था, सेम वे एज RTH और RN दोनों सेम मेथड से ही कैलकुलेट करते हैं। और IN ये जो है नॉर्टन शॉर्ट सर्किट करंट, इसे हम एक नेक्स्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं और उस मेथड को मैं आगे डिस्कस करूँगा स्टूडेंट्स। तो चलिए, ये हमारा पूरा डेफिनेशन हो गया नॉर्टन थ्योरम का, इसे आप लर्न कर लेंगे। और ये जो है सिंबल है, इसे भी आपको लर्न करना है। ये क्या है? बेसिकली जिस तरीके से थेवेनिन्स में एक सिंपल सर्किट था, किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम थेवेनिन्स थ्योरम से एक सिंपल थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करते थे, सेम उसी प्रकार से किसी भी कॉम्प्लेक्स और बड़े एक्सपेंडेड सर्किट को जिसमें बहुत सारे करंट सोर्स हो, वोल्टेज सोर्स हो, उसे हम एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करते हैं, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट में। सो किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को स्टूडेंट्स हम नॉर्टन्स थ्योरम या थेवेनिन्स थ्योरम, इस दोनों थ्योरम में से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में थेवेनिन्स थ्योरम दिया है तो आप हमारा पीछे लेक्चर में जो मैंने बताया उससे सॉल्व करेंगे, पूरा थेवेनिन्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और अगर नॉर्टन्स थ्योरम से पूछ रहा है तो आप ये जो कॉन्सेप्ट मैं आगे बताने जा रहा हूँ उसे यूज़ करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल को देखते हैं कि हम नॉर्टन्स थ्योरम में कैसे किसी भी एक्सपेंडेड सर्किट को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी सेम हमें क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ रूल्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। Rules to find Norton's component। तो यहाँ IN नॉर्टन्स और RN ये फाइंड करेंगे सॉल्व करके, हम कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करके, कॉम्प्लेक्स सर्किट को फिर हम RL जो है, RL हमारा लोड रेसिस्टर, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन होगा, और RN जो है हमारा नॉर्टन्स रेसिस्टर है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टर। तो चलिए स्टूडेंट्स फटाफट इसका एक पहला एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ एक वोल्टेज सोर्स है 120 वोल्ट का, यहाँ एक 20 ओम का रेसिस्टर है, यहाँ एक 40 ओम का रेसिस्टर है, यहाँ 12 ओम का रेसिस्टर है, यहाँ 10 ओम का रेसिस्टर है और यहाँ एक करंट सोर्स है 2 एम्पियर का।
यहाँ हमें क्वेश्चन दिया गया फाइंड आई इन द गिवन सर्किट, मतलब ये जो 10 ओम रजिस्टर है इसके अलग हमें करंट निकालना है। तो हम सॉल्व इसे कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं स्टेप्स टू सॉल्व। तो इसमें स्टूडेंट्स हम सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे जैसा कि हमने थेवेनिन्स में किया था। तो चलिए देखते हैं इसमें हम कैसे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई RL लोड रजिस्टर। तो यहाँ हमारा इस क्वेश्चन में RL क्या है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमारा जो RL है वो 10 ओम का है। तो RL इक्वल टू 10 ओम, क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में कि हमें करंट 10 ओम के अक्रॉस निकालना। तो जो लोड रजिस्टर है वो ये है 10 ओम। नाउ RTH स्टेप 2, टू फाइंड RN। स्टूडेंट्स RN क्या है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, ये मैंने आपको बता दिया। ना स्टूडेंट्स RN क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो मेथड है टू फाइंड RN इज सेम एज द मेथड टू फाइंड RL। तो जिस तरीके से हम पिछले बार RTH निकालते थे, RTH के लिए हम लोग क्या करते थे, रिप्लेस ऑल एक्टिव सोर्सेस बाय देयर। सो यहाँ स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, रिप्लेस ऑल एक्टिव सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेसिस्टेंस। जिस तरीके से हम RTH थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टर जिस मेथड से हम लोग निकालते थे, जो स्टेप्स लेते थे, उसमें जो कॉन्सेप्ट लगता था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ RN नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टर के लिए भी लगेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो रिप्लेस ऑल एक्टिव सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेसिस्टर और रेसिस्टेंसेस एंड मेन जो है हमारा रिमूव RL। लोड रेसिस्टर को, जो लोड रेसिस्टर है हमारा RL, इसे हम रिमूव कर देंगे जैसा कि हम थेवेनिन्स में भी करते हैं। लोड रेसिस्टर को रिमूव कर देते हैं जब हम RTH निकालते थे। तो यहाँ भी RN जब हम निकालेंगे तो लोड रेसिस्टर RL को रिमूव कर देंगे। और आपको पता है स्टूडेंट्स की वोल्टेज सोर्स, मैं यहाँ वोल्टेज सोर्स को V सोर्स कर रहा हूँ, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस शॉर्ट सर्किट होता है, ये पिछली बार भी मैंने आपको बताया है। और करंट सोर्स का ओपन सर्किट होता है, रिप्लेसमेंट ओपन सर्किट। ये थेवेनिन्स में भी मैंने आपको बताया है कि जब वोल्टेज सोर्स हो तो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस 0 होता है। तो जो सर्किट, जो लेंथ ऑफ वायर है वो शॉर्ट सर्किट कर जाती है और वोल्टेज सोर्स हट जाता है। पर जब करंट सोर्स होता है तो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। तो इन्फिनिटी पे कोई करंट पास नहीं करती, जस्ट लाइक ओपन स्विच, नो करंट इज पासिंग। सो वहाँ पे जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है और उसे ओपन सर्किट के नाम से हम जानते हैं, या ओपन सर्किट के नाम से उसे टर्म किया जाता है, कॉइन किया जाता है। तो चलिए हम यहाँ अपने गिवन सर्किट, जो हमारा सर्किट है, इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ जैसा कि आप सर्किट देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा सर्किट है। तो इसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसे हम ड्रॉ करेंगे यहाँ, ये क्या है, ये वोल्टेज सोर्स है, ये 120 वोल्ट का क्या है, ये वोल्टेज सोर्स है। तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे ये 20 ओम का रेसिस्टर। नाउ यहाँ पे ये क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 40 ओम का रेसिस्टर, ये क्या है, ये करंट सोर्स है। तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा हमें, यहाँ एक 12 ओम का रेसिस्टर, यहाँ से ये सर्किट कंप्लीट हो रही है, यहाँ से ऐसे 10 ओम का, 10 ओम, 12 ओम, 40 ohm, and this is short circuit, this is open circuit as this is current source। ये स्टूडेंट्स हो गए। और यहाँ पे जो ये 10 ओम है, अब इसको हम यहाँ से तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, ओपन सर्किट कर देंगे। फिर हमारा सर्किट रिड्यूस होके कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये फर्दर रिड्यूस होके ऐसा हो जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड वेट करना।
ये सर्किट है हमारा, ये फर्दर रिड्यूस होके ऐसा हो जाएगा 20 ओम। इस वायर का कोई यूज़ नहीं क्योंकि ये ओपन सर्किट है। यहाँ 40 ओम आप कंसिडर करेंगे, 40 ओम, ये 12 ओम, और इसे ए और इसे बी कंसिडर कर लेंगे जस्ट लाइक थेवेनिन्स में जैसे हमने किया था। और इसके अलावा आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, और इसके अलावा जो आर इक्विवेलेंट होगी वही आर नॉर्टन्स के बराबर होगी। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम देखेंगे 20 ओम रसिस्टर और 40 ओम रसिस्टर को, ये दोनों सीरीज़ में है तो आर इक्विवेलेंट इसका हो जाएगा 60 ओम, ठीक है। और ये जो 60 ओम है ये पैरेलल में है 12 ओम के। इन दोनों का सम सीरीज़ का आप लोग सम जानते हैं R1 + R2, एंड जब ये R1 + R2 ऐड करेंगे तो जो 60 ओम रिजल्टेंट इसका रेसिस्टेंस आएगा वो 12 ओम के साथ पैरेलल में होगा। नाउ 12 ओम के साथ पैरेलल में होगा तो पैरेलल का क्या फार्मूला आता है, R1 × R2 / R1 + R2। ये कहाँ से डिराइव होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है, ये होता है 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2। ये काफ़ी इजी फार्मूला है और ये बेसिक फार्मूला, इसे आप जानते होंगे मुझे उम्मीद है। तो यहाँ पे मैं ये पुट कर रहा हूँ 60 × 12/60 + 12। तो यहाँ तो स्टूडेंट्स हो जाता है 12 × 6 = 720/72। तो यहाँ 10 ओम आता है। तो स्टूडेंट्स हमारा सेकेंड कंपोनेंट Rn जो है वो आ गया 10 ओम। ना स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। ना स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, थर्ड कंपोनेंट। तो थर्ड कंपोनेंट क्या है, नॉर्टन्स शॉर्ट सर्किट, नॉर्टन्स शॉर्ट सर्किट, नॉर्टन्स शॉर्ट सर्किट करंट ISC और IN। जिस प्रकार स्टूडेंट्स ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम में थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज VTH कैलकुलेट करते थे, उसी तरीके से हम यहाँ नॉर्टन शॉर्ट सर्किट करंट ISC और IN कैलकुलेट करेंगे। वहाँ हम VTH करते थे, इसे आप याद रखेंगे। VTH क्या था, थेवेनिन्स वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज, और ये क्या है, नॉर्टन शॉर्ट सर्किट करंट। इस दोनों का भी डिफरेंस है, वहाँ ओपन होता था, यहाँ शॉर्ट है। चलिए, तो इसके लिए हम क्या रूल लगाएंगे, इसमें भी वही रूल है, इसमें रूल वही है, बस इसमें वहाँ जो था VTH हम ओपन सर्किट के लिए निकालते थे, जो लोड रेसिस्टर था उसको हम हटा देते थे और वहाँ ओपन सर्किट डालते थे। बट यहाँ हम लोड रेसिस्टर को हटा के बस एक वायर से जोड़ देंगे, तभी तो वो शॉर्ट सर्किट होगा। तो चलिए, रूल क्या है, रिप्लेस लोड रेसिस्टर विथ शॉर्ट सर्किट ब्रांच। तो जो स्टूडेंट्स हमारा ये हमारा सर्किट था, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इसे हम रिड्यूस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इस तरीके से आएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये 120 वोल्ट, ये 120 वोल्ट, और यहाँ पे हमारा ये लेंथ ऑफ वायर हो गया, ये 20 ओम हो गया, ये 2 एम्पियर हो गया करंट सोर्स, ये 40 ओम हो गया हमारा रेसिस्टर, यहाँ से ये 12 ओम का रेसिस्टर, और यहाँ से हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे ब्रांच को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और यहीं से फ्लो होगा हमारा नॉर्टन्स शॉर्ट सर्किट करंट IN। इसे आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट्स, यहीं से हमारा नॉर्टन शॉर्ट सर्किट करंट IN फ्लो होगा। नाउ अभी यहाँ हम भी कंसीडर करेंगे क्या, मेश एनालिसिस। आप इसे नोडल एनालिसिस से भी सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, पर मेरे हिसाब से जो प्रेफरेबल एनालिसिस है वो मेश एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे फिर से मेश एनालिसिस अप्लाई करेंगे। जिस तरीके से थेवेनिन्स थ्योरम में हमने मेश एनालिसिस अप्लाई किया था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे हम मेश एनालिसिस को ही अप्लाई करेंगे। आप नोडल से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, पर नोडल में यही है कि हमारे पास कितने नोड्स हैं ये आप यहाँ क्लियर नहीं कर पाओगे, काफ़ी टफ हो जाएगा नोडल से।
यहाँ बेसिकली आप मेस का अप्लाई करोगे तो मेस से काफ़ी ईजी रहेगा। यहाँ हमारे पास कितने मेसेज हैं, मेस ये एक हमारे पास मेस है, ये एक हमारे पास मेस है और ये एक हमारे पास मेस है। तो यहाँ पे हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास बेसिकली 3 मेस है। तो चलिए इसमें करंट को एज्यूम करते हैं। इसमें मैं करंट को एज्यूम कर लेता हूँ I2, यहाँ एज्यूम करता हूँ मैं करंट I1 और यहाँ एज्यूम कर लेता हूँ करंट I3। तो सबसे पहले मेस 1 के लिए देखते हैं। मेस 1 के लिए स्टूडेंट्स, तो मेस 1 में क्या है हमारा I1 है, तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 एम्पियर। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ माइनस क्यों लगा, ये जो माइनस है यहाँ ये माइनस क्यों लगा, मैंने आपको थेवेनिन्स में बताया था कि जब करंट का डायरेक्शन, करंट सोर्स का डायरेक्शन और हमारे करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो हम प्लस लेंगे करंट का मैग्नीट्यूड, बट अगर अपोजिट होगा तो हम निगेटिव लेंगे। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर थेवेनिन्स थ्योरम में भी बताया था। तो यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, ये जो हमारा सपोज डायरेक्शन है करंट का वो क्लॉकवाइज है, ऐसे जा रहा है जैसा क्लॉक रोटेट करता है क्लॉकवाइज, बट ये जो करंट का डायरेक्शन है ये आप देखोगे एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पे ये क्या हो जा रहा है, हमारा जो करंट सोर्स का डायरेक्शन वो इधर की तरफ 2 एम्पियर है और हमारा सपोज डायरेक्शन करंट का I1 जो ऐसे घूम के जा रहा है क्लॉकवाइज वो ऐसे है, ऐसे। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ निगेटिव साइन लग गया। नाउ फॉर मेश 2 स्टूडेंट्स, मेश 2 के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर हम जा रहे हैं तो यहाँ आप देखिए माइनस से प्लस। मैंने आपको बताया जब हमारा करंट का सपोज डायरेक्शन जो है किसी वोल्टेज सोर्स से होकर गुजरता है तो अगर वो उसका जो लास्ट टर्मिनल जो होता है वही उसका सिंबल बन जाता है। अगर यहाँ पे एक बैटरी है और हम ऐसे जा रहे हैं तो पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो निगेटिव के साथ बैटरी का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। पर वही अगर हम इधर से इधर आ रहे हैं, अगर हमारा डायरेक्शन ये है निगेटिव टू पॉजिटिव, तब जो बैटरी के मैग्नीट्यूड के साथ सिंबल लिखा जाएगा वो प्लस होगा। तो यहाँ पे क्या है, हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, निगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, जो लास्ट टर्मिनल बैटरी का ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्लॉकवाइज ऐसे, जैसे क्लॉक रोटेट करता है, जैसे घड़ी की सुई चलती है उसी प्रकार से जब क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो यहाँ हम कहाँ जा रहे हैं, बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ पे +120, नाउ यहाँ पे रसिस्टर है तो -20 I2। नाउ यहाँ पे स्टूडेंट्स 40, तो -40 I2 -I1। यहाँ I2 -I1 क्यों किया मैंने स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया जिस मेश के लिए हम करंट को सॉल्व कर रहे हैं उस मेश के लिए वो करंट लार्जर होगा उसके नेबरिंग मेश से। तो यहाँ पे हम I2 मेश 2 को सॉल्व कर रहे हैं तो I2 जो है वो ग्रेटर होगा I1 से। उसी प्रकार हम मेश 3 को सॉल्व करते, अगर मेश 1 को सॉल्व करते और ऐसा कंडीशन आता तो मेश 1 का जो करंट है वो ग्रेटर होता मेश 2 के करंट से, उसके नेबरिंग करंट से। ये सब पोजीशन है स्टूडेंट, इसको मैंने आपको KVL में भी समझाया है अच्छी तरीके से कि कैसे हम जो करंट सपोज करते हैं वो नेबरिंग करंट से हर मेश के लिए डिफर करता है। जैसे मेश 1 के लिए हम निकाल रहे हैं तो मेश 1 का जो करंट है वो उसके नेबरिंग करंट से ग्रेटर सपोज होगा। अगर मेश 2 के लिए निकाल रहे हैं तो मेश 2 का जो करंट है वो उसके नेबरिंग करंट से बड़ा होगा। जैसे अगर इसके लिए निकालेंगे तो I2 ग्रेटर होगा I1 से। अगर इसमें ऐसा कंडीशन रहता, यहाँ पे अगर करंट सोर्स नहीं रहता, तब यहाँ पे -40 I1 -I2 करते हैं। ये चीज़ मैंने पहले भी KVL में बताई है स्टूडेंट्स, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो चलिए मैं आगे फिर से यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। -12 यहाँ उसी प्रकार I2 ग्रेटर हो जाएगा I3 से, इसके नेबरिंग से, क्योंकि मैं मेश 2 को सॉल्व करना हूँ। तो -12 I2 -I3 = 0। मेश एनालिसिस क्या होता है, समेशन del V = 0। तो चलिए स्टूडेंट्स को फर्दर सॉल्व करेंगे। तो अपॉन फर्दर सॉल्विंग ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी -72 I2 + 12 I3 = -40। इसमें आप स्टूडेंट्स I1 की वैल्यू -2 एम्पियर पुट कर दोगे तो ये ओवरऑल आ जाएगा I2 + 2। ओके, तो यहाँ पे इसे फर्दर हम 18 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं, डिवाइडिंग बाई 4 ऑन बोथ साइड्स। आप दोनों तरफ 4 से अगर भाग दोगे तो ये आ जाएगा -10। ओके, नाउ मेश 3 स्टूडेंट्स, मेश 3 स्टूडेंट्स। तो मेश 3 क्या है स्टूडेंट्स, ये है मेश 3। तो मेश 3 में क्या होगा, -12 नाउ स्टूडेंट्स मेश 3 के लिए हम क्या करेंगे, मेश 3 के लिए -12
I3 बड़ा हो जाएगा क्योंकि मेष 3 के लिए सॉल्व करें तो I3 माइनस I2 इसका नेबरिंग इक्वल टू 0। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गए। मेष 2 के लिए -18 प्लस 3I3 इक्वल टू -10। तो हमारे पास तीनों इक्वेशन है। मेष 1 का हमें करंट पता है, मेष 2 का हमें इक्वेशन पता है करंट का, और मेष 3 का हमने यहाँ सॉल्व कर लिया स्टूडेंट्स। नाउ अब हम फर्दर आगे मूव करें। नाउ स्टूडेंट्स अब हम फर्दर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा इक्वेशन 3 है और हमारा एक इक्वेशन क्या था -18। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि हमारा कंसिडरेशन जो था वो सेकेंड इक्वेशन का हमारे पास ये है करंट का इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ये है। तो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ये है I3 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को आप स्टूडेंट्स और आगे सॉल्व करोगे ना तो आपको क्या आएगा -60I2 इक्वल टू -40। I3 को आप कैंसिल कर दोगे स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 4 करके। तो यहाँ से हमारा I2 का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 4/6 आएगा। तो यहाँ पे अगर इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0.66 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स ये I2 आया 0.66 एम्पियर, पर हमें तो IN निकालना था, नॉर्टन शॉर्ट सर्किट करंट। तो यहाँ पे जैसा कि आप देखोगे इस सर्किट में ये जो I3 है वो बेसिकली कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो है ये शॉर्ट सर्किट है यहाँ से यहाँ। तो शॉर्ट सर्किट जो करंट है जो IN होगा वो I2 ही हो जाएगा, क्योंकि ये जो वायर है ये हमने यहाँ से यहाँ इसको शॉर्ट कर दिया। तो जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है वही करंट यहाँ से भी फ्लो हो रहा है, इससे तो कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो I3 है बेसिकली क्या है I3 इक्वल टू 0 एज देयर इज ए शॉर्ट सर्किट। सो हमारा जो नॉर्टन्स करंट होगा क्या होगा I2 होगा। तो I2 इक्वल टू 0.66 एम्पियर इक्वल टू IN नॉर्टन शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल टू ISC। इस बात का आप ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। इस बात में आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि I2 और I3 में हमने नॉर्टन सर्किट इक्विवेलेंट करंट IN। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे I2 और I3 में हम कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ देखिए I2 जैसा कि है और I3 है, तो ये नॉर्टन्स करंट होगा ही नहीं, क्योंकि I3 बेसिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ शॉर्ट सर्किट है। ये जो ब्रांच ये है क्या है स्टूडेंट्स, ये यूजलेस है क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है, तो इसका करंट को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे I2 है जो वही नॉर्टन्स करंट हो जाएगा। तो I2 हमने क्या फाइंड किया था 0.66 एम्पियर, ये IN हो गया नॉर्टन्स करंट, और इसे नॉर्टन्स शॉर्ट सर्किट करंट करते हैं ISC। तो चलिए अब हमारा फाइनल स्टेप क्या था। फाइनल स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो कंपोनेंट्स थे रिक्वायर्ड वो हमारे पास आ गए। हमारे पास RN मिल गया 10 ओम का, हमने पीछे सॉल्व किया है। RL हमारा लोड रेसिस्टर क्या है वो 10 ओम का है, और नॉर्टन्स करंट और ISC ये हमारे पास कितना है 0.66 एम्पियर का। ये तीनों चीज़ें स्टूडेंट्स हमें मिल गए ना। हम चलिए सर्किट को ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से हम सर्किट को ड्रॉ करेंगे और फ्रेम करेंगे नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट को डायग्राम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ISC को रिप्रेजेंट करेंगे और IN को यहाँ उसके साथ क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स पैरेलल में नॉर्टन्स इक्विवेलेंट रेसिस्टर RN, और उसके साथ फिर पैरेलल में क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स लोड रेसिस्टर RL। हमारे पास तीनों कंपोनेंट है स्टूडेंट्स, हमने तीनों फाइंड कर लिया है। IN क्या है 0.66 एम्पियर, RN क्या है 10 ओम, RL क्या है 10 ओम। नाउ हमें IL निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक IL निकालना। तो पहले हम IL के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, IL इक्वल टू RN बाई RN प्लस RL इंटू IN। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला बेसिकली करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से आया। करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप एक सर्किट को एज्यूम कर रहे हो, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक 3 ओम का है और एक ये 5 ओम का है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से अगर करंट एक I जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे अगर I1 करंट है, यहाँ पे I2 करंट है, तो I1 कितना है और I2 कितना है, इसकी मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालोगे। तो इसे हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ CDS कहते हैं, ठीक है, CDL सॉरी करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इससे हम फाइंड करते हैं। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हम करते क्या है, I1 क्या हो जाता है टोटल करंट इंटू अपोजिट रसिस्टर OPPOSIT अपोजिट रसिस्टर
मैं रजिस्टर को आर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ बाई सम ऑफ रजिस्टर, सम ऑफ रजिस्टर। तो यहाँ I1 क्या हो जाएगा, आई हमारा टोटल करंट हुआ इनटू अपोजिट रजिस्टर। मतलब अगर हम 1 ओम के लिए 3 ओम के लिए निकाल रहे तो 3 ओम का जो अपोजिट रजिस्टर है वो क्या है स्टूडेंट, 5 ओम का है। तो ये 5 ओम हो गया और यहाँ सम ऑफ रजिस्टर 5 + 3 8 ओम। सिमिलरली अगर हम I2 निकालेंगे स्टूडेंट्स, मतलब 5 ओम से कितना करंट जा रहा है, तो यहाँ पे हम इसका I इंटू अपोजिट रजिस्टर क्या है 5 ओम के 3 ओम। यहाँ इस बात को ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, बाई टोटल रजिस्टर 8 ओम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, आप इसे ध्यान में रखेंगे करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का। ये आपकी काफ़ी मदद करेगा, इससे आप कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे जो कि KCL पे बेस्ड होंगे, करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और इससे आप किसी भी रजिस्टर के अलॉन्ग करंट आराम से निकालेंगे। यही डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में भी यूज़ होगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, बेसिकली ये हमारा करंट है, ये रजिस्टर R1 है, ये R2 है। तो मैंने क्या किया, हमें लोड रजिस्टर के अक्रॉस करंट निकालना है, तो मैंने I1 किया, IN दैट इज I टोटल करंट इनटू अपोजिट रजिस्टर, RL के अपोजिट क्या है RN। तो ये मैंने ऊपर RN डाला बाय सम ऑफ रजिस्टर। यहाँ भी हमने वही किया। तो यहाँ पे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो RN हमारा 10 है और RL भी 10 है बाई चांस। तो यहाँ पे हमारा 10 + 10 हो जाएगा। यहाँ हमारा IL 0.66 एम्पियर आ रहा है स्टूडेंट्स। तो 10/20 इंटू, मैं यहाँ फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ, 0.66 एम्पियर। तो जैसे 1/2 हो गया 10/20, 1/2 इंटू 0.666 एम्पियर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 0.333 एम्पियर। तो यहाँ पे हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है वो हमारे पास आ गया करंट थ्रो RL। करंट थ्रो RL जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, करंट थ्रो लोड रजिस्टर RL, ये हमने फाइंड कर दिया स्टूडेंट्स। तो ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को सेम इसी कॉन्सेप्ट से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये मैंने आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझा दिया नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट का। इसमें आप कैसे मैंने फर्दर कैलकुलेशन किए वो आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको स्टेप्स बताए, पहले हमें RL आइडेंटिफाई करना है, तो यहाँ RL 10 ओम था। फिर हमें RN फाइंड करना था, तो RN फाइंड करने का मैंने आपको प्रोसेस पूरा समझाया कि कैसे हम एक्टिव सोर्स को रिप्लेस करते हैं इंटरनल रजिस्टर से और RL को रिमूव कर देते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं, करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे मैंने फर्दर सर्किट को बनाया और सॉल्व किया कि यहाँ पे कैसे रिप्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ R इक्विवेलेंट क्या है, R इक्विवेलेंट तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, फिर मैंने RN निकाला, फिर मैंने फर्दर प्रोसेस किया। क्या किया स्टूडेंट्स, RN को मैंने फर्दर प्रोसेस करके RN को सॉल्व कर लिया। उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे मेश एनालिसिस लगाया और यहाँ पे हमने फाइनल स्टेप क्या किया, RN को फाइंड करने के बाद हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स थर्ड लगाया, नॉर्टन शॉर्ट सर्किट करंट निकाला, रूल से निकाला, रिप्लेस लोड रजिस्टर, मेश 1 सॉल्व किया, मेश 2 सॉल्व किया, फिर मेश 3 सॉल्व किया स्टूडेंट्स। फिर फाइनल स्टेप क्या किया, तीनों कंपोनेंट्स को फाइंड कर लिया, RN को, RL को, IN को और I शॉर्ट सर्किट को। फिर हमने डायग्राम बनाया और फिर करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाया। करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मैंने आपको समझा दिया। फिर हमने यहाँ पे करंट थ्रो लोड रजिस्टर RL फाइंड कर लिया। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा लेक्चर, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू।